लास्ट क्लास में मैंने ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के बारे में आप लोगों से चर्चा किया था। ये चर्चा के दौरान मैंने आप लोगों को ये बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो चाहे पीएल हो, वो चाहे बैलेंस शीट हो, वो चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, वो चाहे नोट्स टू अकाउंट्स हो, वो कौन प्रिपेयर करता है? बेसिकली मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपेयर करना। जिसके ऊपर कौन अधिकार रखता है कमेंट करने के लिए? ऑडिटर को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। दैट आप इसके ऊपर आपका प्रोफेशनल जजमेंट दे, प्यार भरा जजमेंट नहीं। मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं। आप कौन है? एक रिस्पॉन्सिबल चार्टर्ड अकाउंटेंट है इन प्रैक्टिस, जिसको माना जाता है कि आपके पास प्रोफेशनली, आप जैसे डॉक्टर होते हैं वैसे ही प्रोफेशनली आप अकाउंटेंट है, तो आप इसके ऊपर टिप्पणी करें, आपका ओपिनियन दीजिए। तो ऑडिटर इसके बेसिस में आपका ओपिनियन देगा। क्या ओपिनियन देगा? क्या मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड्स, ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर्स से जो मिसस्टेटमेंट हो सकता है, इज इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। छोटा मोटा भूल तो हो सकता है, मोर और लेस बड़ा कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, गलत नहीं है, सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट नहीं है ड्यू टू एरर एंड फ्रॉड। दूसरा, क्या मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन और नॉट? ये ऑडिटर का काम था। यही उस ऑडिटर को ओपिनियन देना है। इसके लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ता है? रीजनेबल एश्योर होना पड़ता है। एक्चुअली ऑडिटर आपको रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देना ऑडिटर के बस में ही नहीं है। वो रीजनेबली आपको इंश्योर करता है भाई सब मोर और लेस ठीक है। आप तो अकाउंट्स का इंसान नहीं है, आप तो पैसे वाला इंसान है। थोड़ी है आपके पास अकाउंट्स का इतना नॉलेज है। अगर अकाउंट्स का नॉलेज है भी इतना, तो आप टेक्निकली आप वर्ड नहीं जानते हैं, तो आप किसके ऊपर रिलाई करेंगे? कोई प्रोफेशनल जजमेंट देने वाला लोग। ये प्रोफेशनल जजमेंट देने वाला लोग कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग होता है। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, ये आपको ओपिनियन देगा कि आप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने प्रिपेयर किया है वो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है, यस और नो। इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके ऊपर मैंने बात किया था आपको। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। ये सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सर, सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी, कितना ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा, और एप्रोप्रिएट का मतलब है रिलायबल, मतलब जो एविडेंस आप यूज करना चाहते हैं, जिसको आप एविडेंस बोल के यूज करना चाहते हैं टू फॉर्म योर ओपिनियन, सो दैट यू कैन बिल्ड योर ओपिनियन, यू कैन रिपोर्ट ऑन बेसिस ऑफ द ओपिनियन। तो ये जो रिपोर्ट आप बनाएंगे, रिपोर्ट को जो कम्युनिकेट करेंगे, इसके लिए जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। तो इसके लिए सफिशिएंट होना चाहिए। सफिशिएंट का इंडिकेशन क्या होता है? क्वांटम। एप्रोप्रिएट का इंडिकेशन क्या होता है? आपका ऑडिट एविडेंस रिलायबल होना चाहिए। इंटरनल एविडेंस से एक्सटर्नल एविडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इंटरनल एविडेंस आप क्या कर सकते हैं? घपला कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एविडेंस में घपला करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप मोर रिलाई करेंगे, रिलायबल ऑडिट एविडेंस आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या रिलायबल होगा, कितना सफिशिएंट होगा, ये डिटरमिन करने के लिए आपको फॉर्म का रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। मतलब कौन सा रिस्क असेसमेंट करेंगे? आप फॉर्म का रिस्क असेसमेंट करेंगे, वेदर दे आर रिलायबल, कितना हद तक मैं जा सकता हूं। ये रिस्क असेसमेंट के बाद आप लोग कंप्लायंस टेस्ट करेंगे। कंप्लायंस टेस्ट मतलब एनवायरनमेंट के लिए जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपका मौजूद है, अगर मौजूद है तो इंटरनल कंप्लायंस टेस्ट में देखेंगे आप क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो आपने इंस्टॉल किया है उसका डिजाइन क्या एप्रोप्रिएट है, क्या डिजाइन इंप्लीमेंटेड एक्चुअली हुआ है और नहीं। अगर इंप्लीमेंटेड हुआ भी है तो वो क्या इफेक्टिवली काम करता है, यस और नो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थ्रू कंप्लायंस टेस्ट से इंटरनल कंट्रोल को हम लोग चेक करते हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म जो बिजनेस में ऑलरेडी है उसमें आप चेक करते हैं।
कंट्रोल मैकेनिज्म रिस्क असेसमेंट के बाद आपको लगेगा ठीक है कंट्रोल मैकेनिज्म है, रिस्क असेसमेंट है, तब यू विल डिसाइड। कैसे डिसाइड करेंगे? कोई मैथमेटिक्स है? नो, ये आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, ये आपको बोलेगा कितना लेवल तक आप ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेंगे। वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट दैट यू कैन गो फॉर द एंटायर ट्रांजैक्शन को आप ऑडिट नहीं, वाउच नहीं कर सकते, एग्जामिन नहीं कर सकते, आपको कुछ सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। आपको कुछ सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा, आप सबके ऊपर तो कलेक्ट नहीं कर सकते हैं ना। तो ये जो कलेक्शन होगा, ये कलेक्शन आपका प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, और ये प्रोफेशनल जजमेंट डिपेंड करेगा आपका रिस्क असेसमेंट एंड कंप्लायंस टेस्ट के रिजल्ट के बाद। ओके, ये जो इवैल्यूएशन होगा, ये जो आप इवैल्यूएट करेंगे, ये जो आप इवैल्यूएट करेंगे बा इवैल्यूएशन करेंगे, इसके बेसिस में ही आप आपका ओपिनियन फॉर्म करेंगे, उसके बेसिस में आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। ये रिपोर्ट का फॉर्मेट वेदर आपका एक टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में रहेगा, और आपका स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में रहेगा, और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग जो आईसीएआई आपके लिए इशू करता है, जो आपके लिए एप्लीकेबल है, वो फॉलो करके आप रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे एंड ये रिपोर्ट को अप्रोप्रिएट प्लेस में कम्युनिकेट करेंगे। ये 3 आपका काम हो जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम आप फॉलो करेंगे ना। हर स्टेप में आपको एक एक एरिया में आपको ध्यान दिखाना है। तो मैंने आपको क्या लास्ट क्लास में कराया था, मीनिंग ऑफ ऑडिट। ऑडिट इज ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो क्वेश्चन में बायसनेस क्रिएट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई ऑडिट इन अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted to express the professional opinion. My dear, जब भी आप लिखेंगे सर क्या एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए तब भी आपका चलेगा। अगर हाँ 1-2 पॉइंट एनालिसिस का लिखते हैं तो बेटर। भाई ये सब क्या सर लिखना पड़ता है ना, ये ऑडिट का बात, उसको तो ओपिनियन देने से पहले उसको तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके बाद तो वो ओपिनियन देगा। वो क्या सेटिस्फाई करेगा? अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द एंट्रीज इन द बुक्स, the entries are supported by the sufficient and appropriate audit evidence, no entry is omitted to record the books of accounts, financial statement do not contain transaction which is not recorded in the books of accounts, the financial statement are reliable and reflect the clear picture of the business, the assertion means आप लोगों का जो बोलना चाह रहे हो, आप लोगों का बांग्ला दाबी, that is आप जो फैक्ट बोलना चाहते हो, the assertion in the financial statement, that is a fact in the financial statement, are disclosed properly. The amount which you are stated in the financial statement, that is known as assertion. The amount, the heading which you are written in the financial statement are disclosed properly as per the reporting framework. मतलब आपने जो अमाउंट और जो हेडिंग इस्तेमाल किया है कोई आइटम लिखने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो एज पर रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एज वेल एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये दोनों के बेसिस में आपने किया है, यस और नो। नेचर ऑफ ऑडिटिंग क्या था? द ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये एक पहला नेचर है। ऑडिट इज इन जनरल इज डन बाय इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट. The audit is done based on the vouching of the transaction and verification of asset and liability. The audit is a critical review of internal control system. इतना additional वर्ड अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है मत लिखिए. The audit is done with the help of the books of accounts supporting voucher document third party confirmation. The audit is done as per the standard of auditing and the requirement of applicable law. The audit is completed after preparation of audit report as per prescribed format along with the statutory requirement and communicating the report to the client. बस that are the nature.
इतना बड़ा बड़ा आप छोटा कर लीजिए, इस सेंटेंस में जितना लाइन आपको लगता है उतना लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड है वो रहना चाहिए। What are the responsibility of auditor? Responsibility of management. Management responsible है क्या? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिजाइनिंग इंप्लीमेंटेशन के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने के लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने के लिए। लेकिन कभी कभी अगर एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर देता है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा और मॉडिफाइड रिपोर्ट देगा कौन? ऑडिटर। याद है ना बेटा? टू प्रोवाइड ऑल एग्जामिनेशन एंड इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन वो पूछेगा वो मैनेजमेंट को देना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना भी ऑडिटर का जिम्मेदारी नहीं है, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है। ऑडिटर का काम उसके ऊपर ओपिनियन देना और कुछ नहीं। Objective, primary objective, very important, to obtain reasonable assurance whether financial statements are free from material misstatement due to fraud and error, to form an opinion that financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework and showing the true and fair view of the business operation and position of asset liability, to report on the financial statement as per the requirement, to communicate as required by the applicable regulation, the scope of the audit, engagement and standard of auditing. Scope of the audit engagement क्या है जानते हो? That is terms of audit engagement, scope of the audit engagement and standard of auditing. इसके बेसिस में जैसे कम्युनिकेट करना है वो कम्युनिकेट करेगा। Reasonable assure होगा, free from that whether the financial statement are free from material misstatement due to fraud and error by कैसे? Obtaining sufficient appropriate audit evidence। भाई ए वाला पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ यहां से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है वो आप इग्नोर कर सकते हैं, वो आपको समझाने के लिए मैंने दिया है। Obtain reasonable assurance, not absolute। Sufficient मतलब क्वांटिटी, appropriate मतलब रिलायबिलिटी। तो ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव हम लोगों का हो गया था लास्ट क्लास में। स्कोप ऑफ द ऑडिट में क्या बोला था? ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस all aspect of the entity's financial statement are covered while conducting the audit. The auditor should assess the audit risk of the entity before commencement of audit using the risk assessment procedure। याद रखना, ऑडिट शुरू ऐसे ही नहीं कर सकता जब तक वो रिस्क असेसमेंट नहीं करेगा। The auditor should perform the compliance procedure to evaluate the designing and effectiveness of the internal control system। To assess the reliability of information, auditor should perform the various substantive procedure, मतलब वाउचिंग को ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन, ये सब जो है उसको बोलते हैं एक साथ एक वर्ड में substantive procedures। The auditor is not expected to perform audit duties which are fall outside the scope of the office competence। मतलब ऐसा कोई वो काम नहीं करेगा जो उसका scope of competence, scope of his competence से बाहर है, मतलब उसका जो एरिया है उससे बाहर है, वो काम नहीं करेगा। The auditor is not a valuer but he is intimately connected with the valuation। Any condition which is restricted his scope of the audit should be expressed in the audit report as a qualified opinion or disclaimer of opinion, जो मैंने बताया था। Now, independence of audit, आज का क्लास यहां से शुरू करते हैं। फिर से दोहराते एक पॉइंट, ये क्या मतलब है? एन ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये बार बार क्यों बोल रहा है इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट? अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो ये जो ओपिनियन उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं अगर मेरा स्टूडेंट के बारे में ओपिनियन दूंगा, ऑलवेज मैं बोलूंगा मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा है, इवन वो बहुत बदमाश है तब भी मैं बोलूंगा बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्यार करता हूं, तो मैं आप लोगों के खिलाफ ऑलवेज मैं बायस्ड रहूंगा। तो मुझे बायस्ड ओपिनियन नहीं चाहिए, अनबायस्ड ओपिनियन चाहिए, मक्खन वाला नहीं चाहिए। आप लोग बोलते हैं ना सर क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या बोलता हूं, मक्खन क्यों मार रहे हो? आप लोग जानते थे उस टाइम मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, तो मक्खन मारने का एक कारण था। अब तो जो बोलोगे अब तो मक्खन मार के नहीं बोलोगे।
तो मैं मान के चलूंगा उस टाइम आप लोग जो जो ओपिनियन दिए थे सब बायस था। आज मेरे बारे में जो जो बोलोगे दैट इज अनबायस्ड ओपिनियन। तो चलिए, व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर? ऑडिटर का इंडिपेंडेंस क्या है? कॉन्सेप्ट क्या? ऑडिटर इंडिपेंडेंस is the ability of the auditor to form and report his unbiased opinion on financial statement without any influence from others in any manner. क्या बोला है? is very important. ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑडिटर। किसका एबिलिटी के बारे में बोल रहा है? ऑडिटर का एबिलिटी टू फॉर्म एंड रिपोर्ट, एक्सप्रेस करना हिज अनबायस्ड ओपिनियन। अनबायस्ड ओपिनियन मतलब जहां पर उसका बायसनेस नहीं होगा, फेवरिज्म नहीं होगा। अनफेवर्ड मतलब एकदम इंडिपेंडेंट अनबायस्ड ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट। किसके ऊपर ओपिनियन देगा? फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। विदाउट एनी इंफ्लुएंस फ्रॉम अदर्स इन एनी मैनर मतलब आप किसी भी हद पे, किसी भी साइड से आप इंफ्लुएंस ना होके आप ओपिनियन देंगे, यही आपसे मेरा उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। दैट्स व्हाई द मीनिंग ऑफ द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। इट इज द एबिलिटी, क्वालिटी ऑफ द ऑडिटर so that he can form an opinion on the financial report in an unbiased way. कोई बायसनेस नहीं रहेगा। ये बायसनेस फ्रॉम एंड फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंफ्लुएंस फॉर वट एवर मे बी द मैनर। वो पैसा हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, शेयर हो सकता है, गारंटी हो सकता है, वट एवर आप देखेंगे वो इंफ्लुएंस आपके ऊपर नहीं रहना चाहिए। The report of auditor is free and fair based on his professional judgment after exercising skill and due care. Otherwise, he is held liable for negligence in duty. सत्यम का कंप्यूटर केस में जो हुआ था, ऑडिटर बोला मैंने तो किया है, लेकिन दिखा गया है ऑडिटर अपना प्रोफेशनल जजमेंट, स्किल, ड्यू केयर, वो बोलेगा मैं तो प्रॉपर सैंपलिंग किया, ड्यू एक्सरसाइज स्किल किया, लेकिन ड्यू केयर मतलब उसका जो आप लोगों को केयर करना चाहिए था आपने नहीं किया। आपको फिक्स डिपॉजिट का सर्टिफिकेट बैंक में जाके वेरीफाई करना चाहिए था, आप ओवर टेलीफोन पूरा मैटर को सेटल कर लिए थे, वो आपने ठीक नहीं किया। द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर इज फ्री एंड फेयर based on the professional judgment after exercising मतलब after applying skill मतलब उसका ability, बांग्ला दुखो था, that is a skill, ability, उसका competence and due care। तीन चीज लगाता है, क्या क्या? प्रोफेशनल जजमेंट नंबर 1, एक्सरसाइजिंग स्किल एंड ड्यू केयर। तो ये तीन नहीं लगाएगा तो ही हेल्ड, अदरवाइज ही इज हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस इन हिज परफॉर्मिंग प्रोफेशनल ड्यूटी। और प्रोफेशनल जो ड्यूटी है वो लायबल हो जाएगा नेग्लिजेंस के कारण के लिए। द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर इज फ्री एंड फेयर बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट। तो ऑडिटर का रिपोर्ट क्या होगा? बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, बेस्ड ऑन प्रोफेशनल जजमेंट आफ्टर एक्सरसाइजिंग तीन चीज, क्या? स्किल एंड ड्यू केयर, अदरवाइज ही इज हेल्ड लायबल फॉर नेग्लिजेंस इन ड्यूटी। इट इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। की एस्पेक्ट मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब important features, basic of principle. It is one of the key aspects of conducting an audit as per SA 200। I think SA 200 सबको पता है, independence of audit and conduct auditing according to SA। to SA 200 that the auditor should keep in his mind while conducting the audit of the financial statement. The auditor should
keep his mind uninfluenced and independent while conducting the audit of financial information. तो क्या बोला गया है, एसे 200 में भी ऐसा बोला है, ऑडिटर को फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस होना चाहिए, कोई उसका माइंड अनइन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर. आप चाहे तो ये लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है. What is the legal provision and professional pronouncement? As per SA 200, the auditor should be independent in mind and appearance. क्या होना चाहिए बेटा? वो मन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड सामने दिखाएगा भी वो अपीयरेंस वो इंडिपेंडेंट है. जैसे मान लीजिए खिदिरपुर कॉलेज में आप मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों में कुणाल विष्णुप्रिया मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया. बनने के बाद उसको ये कंपनी वो कॉलेज में ऑडिट करने के लिए आया. कॉलेज में ऑडिट करने के आने के बाद वो मुझको देख के मेरा पांव पकड़ के सबके सामने प्रणाम कर लिया. रीजन बीइंग आई वाज द टीचर, मैं उसका लोगों का टीचर था. सब देख रहे हैं मैटर को. बोलिए तो सही किया ना गलत किया? सही किया. सही गलत किया. जो डे 1 से ही मेरे ऊपर सब कुछ समर्पण करके छोड़ा है, वो क्या मेरे खिलाफ ऑडिट का रिपोर्ट देगा? मतलब वो तो मन में इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन उसने अपीयरेंस में तो दिखा दिया है जो वो सर को बहुत प्यार करता है. तो क्या उससे पॉसिबल है? सोच के देखो, क्या वो बंदे के लिए पॉसिबल है इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना? मान लीजिए अभिजीत सर ने बहुत बड़ा चोरी किया है, फ्रॉड किया है, क्या वो मेरे खिलाफ कोई रिपोर्ट दे सकता है? वो कान में जाके बोलेगा सर ये गलती तो होके बैठा है सर, क्या करेंगे? मतलब उसका जो ओपिनियन होगा 100% इन्फ्लुएंस्ड होगा. हाँ, उसको मनी नहीं मिलेगा, लेकिन वो पर्सनली इन्फ्लुएंस्ड हो जाएगा. वो जैसे ही मुझको आपके सामने मान लीजिए कॉलेज से छोड़ के दूसरे कॉलेज में मैं नौकरी करने के गया, उस कॉलेज में वो लोग ऑडिट करने के लिए आया, वो जैसे ही मुझको देख रहा है वो तो अपीयरेंस ही उसका चेंज हो जाएगा. और ये जैसे ही अपीयरेंस चेंज हो जा रहा है, मतलब उसका इंडिपेंडेंस क्वेश्चनेबल हो रहा है. ऑडिटर होना इतना आसान नहीं है. आप ऐसा कोई दबाव, कोई इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते. So as per SA 200, the auditor should be independent in mind and independence and in appearance. While conducting and forming, audit and forming ऑडिट ओपिनियन. जब वो ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करेगा, ऑडिट करेगा, वो ऑलवेज खुद को इंडिपेंडेंट इन माइंड एंड अपीयरेंस रखेगा. आप जानते हैं सर बिल्डिंग का फंड में पैसा उल्टा पुल्टा किया है, आप जानबूझ के बिल्डिंग का ट्रांजैक्शन वाउच ही नहीं किया. अगर वाउच नहीं करे, ये ऑटोमेटिकली आपको पकड़ में नहीं आएगा. The Companies Act 2013 contained a specific provision to ensure auditor independence. आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगा कंपनीज एक्ट 2013 में, वहां पर एक कंपनी ऑडिटर होने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको रखना पड़ेगा, हम लोग पढ़ाएंगे. तब आप देखेंगे ये सब क्वालिफिकेशन देने का कारण ही है आप कंपनी में इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सके. जैसे आप कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हो सकते हैं, कंपनी के साथ आपके साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, मतलब आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकते हैं, कंपनी का कोई एजेंट नहीं हो सकते हैं, आप कंपनी का कोई डायरेक्टर का कोई रिलेटिव नहीं हो सकते हैं,
आप कंपनी का, आपका इवन रिलेटिव कंपनी में कोई शेयर होल्डिंग नहीं कर सकते। मतलब ये सब बहुत सारा इश्यूज बोल दिया है। आपको 5 साल बाद कंपनी में रोटेट करना पड़ेगा, मतलब 5 साल बाद आप कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकते, कंटिन्यूअस 5 साल के बाद आपको 5 साल रेस्ट में भेजा जाएगा, दैट इज अ रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ये सब प्रोविजन कंपनीज एक्ट में डाला गया है, दैट इज अ लीगल प्रोविजंस। लीगल क्यों? ये कंपनीज एक्ट 2013 में बोला है। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या जो बोला है रिलेटिंग टू ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, 114(3), provision relating to rotation, 139(2) of the Companies Act, are framed to ensure that audit function remain unbiased. Audit function should remain independent, remain unbiased by independent. Okay, so that auditor can form their opinions. Auditor can form his opinion in an independent and highly professional manner without any bias. Independence of auditor is required by the Chartered Accountant Act 1949. याद रखना, अगर इंस्टीट्यूट को पता चल गया आपने ऐसा घपला करके रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा और आपको मेंबरशिप से कैंसिल भी कर सकता है। मतलब इतना मेहनत करके आप जो सीए बने हैं, आपका गलती के कारण के लिए आपको मेंबरशिप से कैंसिल कर सकता है। इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर इज रिक्वायर्ड एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, अदरवाइज ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो इंडिपेंडेंस कहां कहां बोला है? 3 जगह। पहले इंडिपेंडेंस का मतलब बोलेंगे, उसके बाद 3 जगह आपको बोलना है इंडिपेंडेंस के बारे में बोला है। फर्स्ट एसए 200 में, जहां पर, अच्छा एसए 200 बोल के आप लोग नहीं छोड़ेंगे, आप लोग एसए 200 का नाम लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा एज पर एसए 200 the auditor should be independent in the mind and in appearance while conducting the audit and forming audit opinion. दूसरा, कंपनीज एक्ट में बहुत सारा प्रोविजन क्रिएट कर रहा है टू एनकरेज टू प्रमोट इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। ऐसा कहां है सर? ऐसा 2 जगह में है। व्हाट इज द जगह? 143(3) में है, ये आप लोग पढ़ना ही है आप लोगों को, दैट इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर एंड रोटेशन ऑफ द ऑडिटर, 139(2). तीसरा, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट अनुसार भी बोल दिया है, आपको ऑडिट जहां पर आप करेंगे वहां पर आपको इंडिपेंडेंट होना है। मतलब आपको और उसके साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऑडिट असाइनमेंट लेने से पहले फर्स्ट उसके प्रीवियस जो ऑडिटर है, वो प्रीवियस ऑडिटर के साथ आपको बातचीत करना पड़ेगा, तभी आप ऑडिटर का काम ले सकते हैं। आप डायरेक्टली आप ऑडिट मिल गया हमें काम शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सारा जगह में आपको रोक के रखा है। ये सब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का प्रोविजन है, हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एक लाइन पढ़ के रखेंगे, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में भी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में बोला है, कंपनीज एक्ट में भी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर के बारे में बोला है। रीजन बिहाइंड द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर का ये इंडिपेंडेंस का कारण क्या है? The reliability of financial statement will be enhanced if the audited by the external independent auditor. एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी, आप तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिए, आप कौन है? मैनेजमेंट। इसका रिलायबिलिटी तभी बढ़ सकता है, एनहांस हो सकता है, इफ ऑडिटेड बाय एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट ऑडिटर, अगर ये ऑडिट करता है बाय द एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अगर ये ऑडिटर एक्सटर्नल ना हो के इंटरनल होता, तब ये ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिपोर्ट का रिलायबिलिटी नहीं रहता। As the audit report prepared by the independent auditor is acceptable to all stakeholders if it is audited by an independent auditor. Audit report prepared by the independent auditor is acceptable to all stakeholders. स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या है?
ये स्टेक होल्डर का मतलब क्या है बेटा? गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर, ये सब ऑल द स्टेक होल्डर्स है। सो व्हाट आर द रीजन? दो रीजन, रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है उसका एक्सेप्ट, वो तभी एक्सेप्ट करेगा अगर इट इज डन बाय द ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, अदरवाइज वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो लोग मतलब एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, लेंडर्स। क्लियर? यहां तक कोई डाउट बेटा? यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। चलो, नाउ इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट। आप तो ऑडिट करेंगे, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल? यहां पर ये बेसिक प्रिंसिपल पूरा ही दिया है, एसे 200 वहां से ही मैंने लिखा है। दैट इज एज पर एसे 200। एसे 200 मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एंड इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो नाम क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। The basic principle that govern the audit of the financial statement are as follows। क्या क्या प्रिंसिपल दिमाग में रखना पड़ता है? यहां पर जो जो बोलूंगा एकदम हुबहू आपको लिखना पड़ेगा। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। व्हाट इज द इंटीग्रिटी? मतलब ऑनेस्टी। द ऑडिटर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट, सिंसियर एंड इन हिज प्रोफेशनल वर्क। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्टी एंड सिंसियर, ये तीन वर्ड है, उसको एक फ्रेज में बोला जाता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर। क्या? एकदम स्ट्रेट वे में, आपको पसंद आए ना पाए, आपको स्ट्रेट वे में बोल देगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, एंड सिंसियर होना चाहिए। जो बंदा बचपन से 2 नंबरी करने के लिए माहिर है, उससे ऑडिटर गिरी नहीं होगा, फंस जाएगा, जेल में चला जाएगा। दूसरा, ऑडिटर शुड बी फेयर एंड मस्ट नॉट बी बायस। देखो एसे 200 में क्या बोला है? ऑडिटर शुड बी फेयर एंड मस्ट नॉट बी बायस, मतलब वो बायस नहीं होगा, वो फ्री एंड फेयर होगा, एंड मस्ट नॉट बी बायस्ड। वही तो इंडिपेंडेंस में मैंने बोला था, एसे 200 में बोला है। The auditor should be independent in the mind as well as appearance and form his opinion without any influence। मतलब वो अपना ओपिनियन देगा without any influence। So clear? Integrity, objectivity and independence। Now confidentiality, very very important। आप लोग ड्यूरिंग द ऑडिट आप लोग बहुत कुछ जानेंगे कंपनी के बारे में, बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट से लेके प्लान्स, पॉलिसीज सब आपके पास आएगा। बोलिए तो आपको पता चल गया टाटा कंपनी का सब कुछ स्ट्रेटेजी आपको पता चल गया। आप ऑडिट छोड़ के आईटीसी में चले गए, बिकॉज आपके पास टाटा कंपनी का हर स्ट्रेटेजी आपको पता है। बीइंग ऑडिटर आपको सब एक्सेस मिला भी था। क्या आप कर सकते हैं? नहीं। The auditor should maintain the confidentiality of the client's information acquired during the audit work। क्या बोला है? Auditor should maintain the confidentiality of the client's information, of the client's का information को आपको जो मिला है वो during the course of audit उसका confidentiality maintain करना है, मतलब वो बाहर में नहीं बोलेंगे। तो चलिए सर, एक बार झमेला हुआ, कोर्ट ने मुझको बुलाया है, क्या मैं बोल सकता हूं? आप बोल सकते हैं जितना आपको, अगर लीगली बाई फोर्स होते हैं तो। अगर लीगली या फोर्स नहीं होते हैं तो आप नहीं बोलेंगे। अगर स्टैंडर्ड आपको बोलता है अगर फ्रॉड है आप रिपोर्ट करिए, तब आप बोलेंगे। मतलब जितना स्टैंडर्ड में बोला है, जितना लीगली अलाउ है, उतना ही आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब the auditor can share the information
with the permission of the client or required by the law and the standard of auditing. तीन जगह से उसको शेयर कर सकता है, अगर क्लाइंट उसका परमिशन देता है, अगर इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, स्टैट्यूट में बोलता है करने के लिए, एंड थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग. तो ये सिचुएशन होगा तो आप बोल सकते हैं. सो दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी. थर्ड, स्किल एंड कॉम्पिटेंस. क्या है? द ऑडिटर शुड परफॉर्म द ऑडिट वर्क विथ प्रोफेशनल केयर. ओके, वो तो मैंने बोला ही था. द ऑडिटर शुड प्लान हिज वर्क. प्लान मतलब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल वर्क. प्लान मतलब ऑलवेज याद रखना, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल वर्क with professional skepticism, questioning in mind, and always alert with the indication which can raise the doubt. Skepticism मतलब मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपके मन में लग रहा है शायद ये गलत पढ़ा रहा है, इसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म. मतलब बांग्ला तो बोल रहा है संदेहवादी. दैट इज उसके दिमाग में रहेगा ये क्या ठीक बोल रहा है, तो मतलब वो सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं सब में वो क्वेश्चन डाउट रेस करेगा, नहीं. जहां पर उसको क्लू लग रहा है यहां पर डाउट हो सकता है, उसको ऑलवेज अलर्ट रहना पड़ेगा. क्वेश्चनिंग माइंड, ऐसा क्यों हुआ? जैसे केतन सब जगह क्वेश्चन करता है, मतलब क्वेश्चनिंग इन माइंड, वो स्केप्टिसिज्म वो फॉलो करता है. तो चलिए एक बार देख लीजिए, मैं एक फोन अटेंड करके आप लोगों के साथ बात करता हूं. तो क्या क्या था? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंस. ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी एंड स्किल एंड कॉम्पिटेंस. स्किल एंड कॉम्पिटेंस क्या था? ऑडिटर शुड परफॉर्म द ऑडिट वर्क विद अ प्रोफेशनल केयर. प्रोफेशनल केयर में वो लगा के वो ऑडिट का काम करेगा. एंड ऑलवेज ऑडिटर शुड प्लान हिज ऑडिट वर्क विद अ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म. मतलब उसके दिमाग में रहेगा कहीं अगर उसको डाउट लग रहा है, मन में शंका आ रहा है, तो ऑलवेज वो उसका एंटेना, सिक्स सेंस खड़ा कर देगा और उसको क्या करेगा, वो खोज के निकलेगा कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई घपला तो नहीं है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा, आपको जो भी डेटा देगा आपको लग रहा है नहीं वो गलत कर रहा है, लेकिन वो स्केप्टिसिज्म है, स्केप्टिक है. स्केप्टिक मतलब उसको अगर वो अलर्ट रहता है, कहीं पर इधर उधर आएगा तो आप उसका आंख में आ जाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा. इसका मतलब ये नहीं है वो तुम्हारे अगेंस्ट में जा रहा है, नो. वो उसका प्लान एंड वर्क, जहां पर उसको डाउट हो रहा है, वो प्लान, ऑडिट का प्लान एंड वर्क, दैट इज नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट. प्लान ऑफ वर्क मतलब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल वर्क, वो जो प्लान करेगा विद द प्रोफेशनल skepticism is a very important word. Professional skepticism, a very very important word, ये रहना ही चाहिए. अगर बेसिक प्रिंसिपल लिखते हो, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अगर नहीं लिखते हो तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ. वर्क परफॉर्म बाय अदर, बहुत सारा जगह होता है जहां पर ऑडिटर खुद नहीं जा सकता है, दूसरा कोई ऑडिटर उसका काम करता है. तो जैसे ब्रांच, आप लोगों को मैंने ब्रांच पढ़ाया था ना, तो मान लीजिए आप कलकत्ता का ऑडिटर है और कोरोना के टाइम में आपका जो मैड्रास है, बॉम्बे में जो ब्रांच है, वहां पर आप ऑडिट नहीं कर सकते, जा नहीं सकते. तो आपने क्या किया, वहां का जो ऑडिटर है, हो ही सकता है ब्रांच में ब्रांच कोई ऑडिटर को अपॉइंट किया, वो आपको ऑडिट करके अगर आपके पास देता है तो आप उसको रिलाई कर सकते हैं. द ऑडिटर कैन रिलाई द वर्क ऑफ अदर इफ दैट पर्सन परफॉर्म हिज वर्क with a professional care.
इसका मतलब है अगर जो पर्सन ये परफॉर्म कर रहा है वो अगर प्रोफेशनल केयर लेके काम कर रहा है, अगर जो बंदा काम कर रहा है वो अगर प्रोफेशनल पर्सन है, तो आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, इवन दो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओपिनियन। वो अपना ओपिनियन के ऊपर खुद जिम्मेदार है, लेकिन तब भी वो दूसरे के काम के ऊपर रिलाई कर सकता है, लेकिन काम रिलाई करने के लिए उसको वो कौन सा कॉम्पिटेंस में प्रोफेशनल काम किया है वो उसको देखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं थोड़ा लाइन चेंज कर दूंगा। द ऑडिटर कैन रिलाई द वर्क ऑफ अदर्स इफ दैट पर्सन if that work is done by an professional expert and with professional care and with professional care। तो क्या बोला है, ऑडिटर रिलाई कर सकता है द वर्क ऑफ अदर्स। अदर्स मतलब वो वैल्यूअर हो सकता है, वो ऑडिटर हो सकता है, वैल्यूएशन के लिए वैल्यूअर और दूसरे ऑडिट के लिए ऑडिटर, इफ दैट वर्क इज डन बाय एन प्रोफेशनल एक्सपर्ट विथ प्रोफेशनल केयर। However, he is responsible for his opinion, लेकिन अपना ओपिनियन के लिए खुद जिम्मेदार रहेगा। For his opinion after conducting the audit। मतलब वो जो ओपिनियन देगा वो दूसरे के काम के ऊपर रिलाई कर सकता है, लेकिन जो ओपिनियन देगा वो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। डॉक्यूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिटर काम किया लेकिन क्या काम किया है उसको पता ही नहीं है, वो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं रखा है। देखिएगा कुछ दिन के बाद शंकर सर आप लोगों को पढ़ाएगा वर्किंग फाइल, वर्किंग प्लान, प्रोग्राम, ये सब वर्किंग पेपर, ये सब डॉक्यूमेंटेशन है। द ऑडिटर शुड कीप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑडिट प्लान, प्रोग्राम, फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशन दैट एमर्ज ड्यूरिंग द ऑडिट। ऑडिटर क्या करेगा, शुड कीप डॉक्यूमेंटेशन। की डॉक्यूमेंटेशन मतलब ये सब कागज उसको सेव करके रखना पड़ेगा, परमानेंट वर्किंग ऑडिट फाइल और टेम्पोररी ऑडिट फाइल ऑफ क्या, ऑडिट प्लान, प्रोग्राम, फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशन, emerge during the ऑडिट करने के टाइम जो सब प्लान, प्रोग्राम, फाइंडिंग्स आप ऑब्जर्व करेंगे ये सब आप डॉक्यूमेंट करके रखेंगे। अच्छा बोलिए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड प्रोग्राम? मैंने लिख दिया और आप लोग गधे की तरह सुन लिए। आप लोगों को तो प्रश्न सवाल करना चाहिए, व्हाट इज द प्लान एंड प्रोग्राम? सर जब प्लान को कर देते हैं सर, उसको करने के बाद जो प्रोग्राम बन जाता है ना प्लान तो क्या है? आप तो प्लान का डेफिनेशन दे रहे हैं प्लान का वर्ड लगा के ही। नहीं सर, प्लान इनिशियल स्टेज है सर प्रोग्राम का। क्या है इनिशियल, क्या स्टेज है? सर प्रोग्राम का प्रिपरेशन। याद रखिएगा आपका कितना रिसोर्स लगेगा, नेचर क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल वर्क, क्या क्या प्रोफेशनल वर्क इसमें लगेगा, दैट इज द प्लानिंग। मेरा स्ट्रेटेजी है सर। वो स्ट्रेटेजी नहीं बोलूंगा, प्लान। स्ट्रेटेजी वो उसके बाद आप स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे कि स्ट्रेटेजी से आपको काम निकालना पड़ेगा, दैट इज ऑडिट स्ट्रेटेजी। और प्रोग्राम मतलब शेड्यूल, रूटीन, कौन सा डेट में क्या होगा, कौन करेगा। आप एसजे मैम ने जो रूटीन दिया है, सुबह 10 बजे कौन क्लास कराएगा, शंबर सर कब क्लास कराएंगे, सोमनाथ सर कब क्लास कराएंगे,
अभिजीत सर कब क्लास कराएंगे, ये सब क्या है, दैट इज प्रोग्राम, रूटीन। ऑडिट प्लान क्या है, मुझे कौन सा डेट में क्लास शुरू करना है, किसको क्लास को क्या प्रेशर में क्लास करना पड़ेगा, उस लोगों को क्या क्या इंटरनल लेना पड़ेगा, दैट इज अ प्रोग्राम, दैट इज अ प्लान। कौन सा डेट में इंटरनल होगा, कौन सा चैप्टर अलोकेट होगा, दैट इज प्रोग्राम। सेमेस्टर ऑनर्स में कौन सा का एक्सपर्ट टीचर मुझे लगेगा, दैट इज अ ऑडिट प्लान, उसका ही डेवलपमेंट है ऑडिट स्ट्रेटेजी। उस जगह में अकाउंट्स पढ़ाने का 3 लोग है, चलो उसमें इसको हटा के उसको दो, दैट इज अ स्ट्रेटेजी। कहां पर ज्यादा काम होगा, एक को तो मल्टीपल जगह में नहीं दे सकते, जहां पर देना है उसको वहां पर दो, दैट इज द स्ट्रेटेजी। सो प्लान, क्या क्या एक्सपर्ट चीज लगेगा, मेरे पास 2-3 अवेलेबल है, तो 2-3 में कौन सा स्ट्रेटेजिकली बेस्ट होगा उस पॉइंट में फिट करना, दैट इज द स्ट्रेटेजी। एंड प्लान, प्रोग्राम क्या है, कौन सा डेट में कौन सा टाइम में कौन क्लास लेगा, दैट इज प्रोग्राम। ये सब ऑडिटर को, मेन ऑडिटर को पूरा रेडी करके रखना पड़ता है। उसका जो ऑडिट टीम है, उसका जो ऑडिटर का जो आर्टिकल्स है, टीम है, उसको ये परफॉर्म करना पड़ता है। तो फाइंडिंग्स आपको ऑडिट करने के टाइम के एनी फ्रॉड, एनी मैटर अगर आपको ऑब्जर्व किया है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको एक जगह लिख रखते हैं, नोटबुक में लिख के रखते हैं, ये सब एक जगह रहेगा, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। अच्छा, ये वर्किंग डॉक्यूमेंटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? The documentation act as a evidence that audit is done as per the standard of auditing with proper professional skill and care। कभी आपके ऊपर नेग्लिजेंस का सवाल आया है, आपने कंडक्ट नहीं किया, तब ये डॉक्यूमेंटेशन ही आपको बचाएगा। देखिए मैंने जो काम किया है पूरा डॉक्यूमेंट मैंने रखा है, मैंने किया है और नहीं है, दैट इज डॉक्यूमेंटेशन। प्लानिंग, the auditor should plan the nature, timing and extent of audit procedure based on his professional judgment, his evaluation of internal control of the client business and assessment of risk। मतलब वो जो सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर इस्तेमाल करेगा, सो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्योर, आपका वो जो सब्सटेंट प्रोसीड्योर का जो नेचर, टाइमिंग होगा, कौन सा टाइम में ये करना है, कितना एक्सटेंट तक करना है, कितना ट्रांजैक्शन को रिव्यू करना है, सब ट्रांजैक्शन को रिव्यू करना है और नॉट, ये सब डिसाइड क्या होगा, बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल जजमेंट। इसका प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर, किसका प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर ये डिपेंड करेगा। एंड हिज इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस एंड असेस रिस्क। ऑडिटर को प्लान करना पड़ेगा, ये प्लान करने के लिए उसका 2 चीज लगेगी, 3 चीज का जरूरत है, उसका प्रोफेशनल जजमेंट, दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड तीसरा असेसमेंट ऑफ बिजनेस एंड ऑडिट रिस्क। Audit evidence, the auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence to ensure that financial statements are free from material misstatement, I repeat the word material misstatement, to form an opinion. Auditor should perform compliance and substantive audit procedure। मैंने यहां पर कंप्लायंस प्रोसीड्योर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर बारे में बता दिया है। शौकत सर और भी डिटेल में बोलेंगे, लेकिन इतना मुझे जितना जरूरी है मैंने उतना दिखा दिया है। टेस्ट ऑफ डिजाइन, एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यूजिंग नैरेटिव रिकॉर्ड्स, चेक लिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर, ये है कंप्लायंस प्रोसीड्योर। व्हाट इज सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर? टेस्ट ऑफ एक्यूरेसी, वैलिडिटी एंड कंप्लीटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन थ्रू, कैसे करेंगे टेस्ट चेकिंग, रूटीन चेकिंग, एनालिटिकल रिव्यू, ये सब आपका सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीड्योर है। और कंप्लायंस प्रोसीड्योर का टेक्निक क्या है बेटा? नैरेटिव रिकॉर्ड्स, चेकलिस्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर। तो ये है कंप्लायंस प्रोसीड्योर और ये है सब्सटेंटिव प्रोसीड्योर। कंप्लायंस प्रोसीड्योर यूज करता है इंटरनल कंट्रोल चेक करने के लिए और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीड्योर इस्तेमाल करता है फॉर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्लियर और नॉट? बोलिए यहां तक। मैंने अभी तक आपको इंडिपेंडेंस पढ़ाया है और बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट पढ़ाया है। एनी डाउट तो बोलिए।
एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? इंडिपेंडेंस, आप चाहे तो इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट का पहला 2 पॉइंट रखिए, ये पॉइंट को इग्नोर करिए तब भी चलेगा। लीगल प्रोविजन ऑब्वियसली रखिए, और रीजन बिहाइंड द इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। उसके बाद मैंने कराया है बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट, वेरी वेरी मतलब एटलीस्ट 7-8 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट। तो क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस। इंटीग्रिटी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट एंड सिंसियर होना पड़ेगा, अनबायस्ड होना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब वो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन बाहर स्प्रेड नहीं करेगा until and unless it is required as per statute, standard of auditing, और अगर क्लाइंट परमिशन देता है तो। स्किल एंड कॉम्पिटेंस मतलब वो अपना जो ऑडिट का प्लान करेगा वो यूजिंग हिज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट लगा के, एंड जो ऑडिट परफॉर्म करेगा वो प्रोफेशनल केयर इस्तेमाल करके। ऑडिटर शुड प्लान हिज ऑडिट वर्क विथ प्रोफेशनल skepticism. Work performed by the others, auditor can rely the work performed by the other if that is done by the professional and professional care लगा के अगर करता है, और लेकिन उसका ओवरऑल जिम्मेदारी उसका ही रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटर जो प्लान प्रोग्राम करेगा, फाइंडिंग वो सब डॉक्यूमेंट करके लगेगा, वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए लगेगा। प्लानिंग, ऑडिटर को नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर प्लान करना पड़ेगा। ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर को सफिशिएंट एंड ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा थ्रू सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस प्रोसीड्यूर। सब्सटेंटिव एंड कंप्लायंस प्रोसीड्यूर का मतलब मैंने समझा दिया है। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? सर लास्ट अभी जो 2 प्रोसीड्यूर बताया ना उसको एक बार और बताइए ना सर। कंप्लायंस प्रोसीड्यूर आप लोग तो जानते ही है, ऑडिट करने से पहले उसको ऑडिट का रिस्क असेसमेंट करना है, एक्सटर्नल रिस्क, इंटरनल रिस्क। उसके साथ देखना है कंपनी का कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है और नहीं। अगर है इंटरनली कंट्रोल सिस्टम, जो चाहे अकाउंट्स में हो, वो चाहे फिजिकल कंट्रोल हो, व्हाटएवर, वो क्या डिजाइनिंग प्रॉपर है और सही है और नहीं, क्या वो ड्यूरिंग द ईयर इंप्लीमेंटेड हुआ था और नहीं, अगर इंप्लीमेंटेड हुआ भी है तो क्या रन करता है, यस और नो। सीसीटीवी कैमरा है और नहीं, दैट इज डिजाइन देखेंगे कंपनी का कहां-कहां सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। दूसरा देखिएगा क्या एट ऑल सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है और नहीं। तीसरा देखेंगे क्या सारा साल सीसीटीवी कैमरा काम किया है और नहीं। ये सब टेस्ट करने के लिए आपको कंप्लायंस प्रोसीड्यूर लेना पड़ेगा, सो दैट यू कैन रिलाई ऑन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी। और जितना तगड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा, ऑडिटर वो क्या कर सकता है, ऑडिटर का ऑडिट रिस्क उतना ही कम होता जाएगा। और सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर मतलब आप कोई ट्रांजैक्शन को सब्सटेंशिएट करना चाहते हैं, प्रूफ करना चाहते हैं एट ऑल वो ट्रांजैक्शन हुआ है और नहीं, तो इसके लिए आपको सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ेगा। That is checking, routine checking and analytical review. Done? सर हाँ बोलो। कंपनी एक्ट जो 2013 जब पढ़ाए थे सर, एक बार और बोल दीजिए सर, उसमें क्या क्या मैंने बताया था इंडिपेंडेंस सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में इंडिपेंडेंस है का कॉन्सेप्ट, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। दूसरा मैंने बताया था चार्टर अकाउंटेंट एक्ट में भी बोला है ऑडिटर एंगेजमेंट लेने से पहले वो देखना होगा वो इंडिपेंडेंट इन माइंड है और नहीं। तीसरा कंपनीज एक्ट में भी ऑडिटर का इंडिपेंडेंस के बारे में बोला है, दैट इज ऑडिटर को 5 साल बाद रोटेट करना पड़ेगा मतलब और ऑडिट नहीं कर सकता है 5 साल तक, मतलब 5 साल ऑडिट किया कंटिन्यूअस, हर साल का एंगेजमेंट 1 साल का, ऐसे मैक्सिमम 5 साल कर सकता है। उसके बाद उसको और ऑडिटर का काम वो अपॉइंट नहीं हो सकता है, 5 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा। तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर, आपके जगह दूसरा कोई आएगा, दैट इज द कांसेप्ट ऑफ रोटेशनल ऑडिटर, तो वो होता है।
कौन ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड होता है ऑडिटर होने के लिए? जैसे डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होगा, डायरेक्टर का पार्टनर नहीं होगा, कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होगा, कंपनी का गारंटर नहीं होगा, तभी ये लोग ऑडिट कर सकता है। तो ये सब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन जो कंपनीज एक्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सर ये कौन देखेगा सर कि वो रिलेटिव नहीं होगा, फ्रेंड नहीं होगा? वो ऑडिटर को कंपनी देखेगा अपॉइंटमेंट करने से पहले। ऑडिटर को सर्टिफाई करना पड़ेगा ये पॉइंट के ऊपर जो मैं ये एक 14-15 डिस्क्वालिफिकेशन है, एक डिस्क्वालिफिकेशन भी मेरे ऊपर हावी नहीं होता है, मैं एक ही डिस्क्वालिफिकेशन मेरे ऊपर अट्रैक्ट नहीं होता है, उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ऑडिटर जेल में जाएगा। इतना आसान नहीं है ऑडिटर का जिंदगी। यस तुमको इतना बड़ा प्रेस्टीज, इतना पैसा, इतना रुतबा देता है, तो क्या फोकट के लिए? नो सर। चलो कॉन्सेप्ट ऑफ सर, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इंटरनल कंट्रोल से ऑडिट का क्या रिलेशन है सर? नेचुरली इंटरनल कंट्रोल मतलब आपका कंट्रोल सिस्टम क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, अकाउंट्स का ट्रांजैक्शन कौन रिकॉर्ड करता है, कौन करता है। फॉर एग्जांपल आपका प्रॉपर अप्रूवल का सर्टिफिकेट आपके पास ट्रांजैक्शन करने से पहले क्या प्रॉपर अप्रूव हुआ था? अप्रूव होने का बाद जो ट्रांजैक्शन परचेस कर रहा है वो क्या कैश पेमेंट कर रहा है? जो पेमेंट कर रहा है वही क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहा है? दैट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। ये कंट्रोल मैकेनिज्म अगर नहीं रहता है मतलब सर घपला होता है। हर डे का जो कैश कलेक्शन होता है क्या उसी दिन में चला जाता है ना, 2 दिन के बाद जाता है। दे आर द पार्ट ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म। ये सब कंट्रोल मैकेनिज्म आप लोग कभी पूछे हैं पूजा के टाइम जो बड़ा बिजनेसमैन है जहां पर कैश में डेस्क मटेरियल्स लोग खरीदते हैं, रात 10 बजे 10:30 बजे दुकान बंद होता है, पूरा कलेक्शन आप देखेंगे 20-25 लाख का हो चुका है, तो रात 12:30 बजे कौन सा बैंक खुला रहेगा? वो पैसा इमीडिएट नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में डिपॉजिट हो जाता है। दैट इज अ सिस्टम। ये कंट्रोल सिस्टम है ना, 10 दिन बाद डिपॉजिट होता है। दैट इज अ कंट्रोल सिस्टम। ठीक सर। बोला गया है 60% बिना अटेंडेंस नंबर आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए किसी कॉलेज का प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उसको साइन करके बोल दिया चल हो गया, 40% में भी ऑनर्स दे दिया। दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ कंट्रोल। एक कंट्रोल मैकेनिज्म में क्या रन के लिए है। सो जितना ज्यादा कंट्रोल रहेगा, भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूं, आप लोगों का बहुत सारे दोस्त दूसरा कॉलेज में भी पढ़ता है, दूसरा डिपार्टमेंट में भी पढ़ता है, यस और नो? यस सर। बोलिए तो ऐसा कौन सा कॉलेज है, कौन सा डिपार्टमेंट आपने सुना है जिसके स्टूडेंट के ऊपर इतना कंट्रोल्ड है? एग्जाम में कैसा जाएगा से लेके एवरीवेयर मैम दे रही है, एवरीवेयर मैम का काम चल रहा है। जब मैं था मेरा चल रहा है, चलता था। एक स्टूडेंट कहां से कहां एग्जाम नहीं दिया, एवरी डिटेल्स टीचर को पता है। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट इज स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल। कोई हम लोगों का कंट्रोल ब्रेक नहीं कर सकता है विदाउट हम लोगों का परमिशन। मैम का कंट्रोल जो हम ये डेवलप जो एक टाइम हम लोगों ने किया था, अब मैम कैरी ऑन कर रहा है, इसके बाद दूसरा सर कैरी ऑन करेंगे। तो ये जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, ये कंट्रोल मैकेनिज्म तगड़ा है। मैं आप लोगों को फिर से एक एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। कुछ दिन पहले मैंने कुणाल को फोन किया था। कुणाल को फोन करके बोला कुणाल ग्रुप को डिलीट किसने कर दिया? कुणाल मुझे बोला एक्चुअली फोन मुझे मैडम ने किया है, অভিজিৎ আমি কোনোভাবে গ্রুপ 4 থেকে বেরিয়ে গেছি, তুই আমাকে অ্যাড কর। ঠিক আছে আমি অ্যাড করে দিচ্ছি। আমার মাথায় ঢুকলো কি করে ম্যাডাম বেরোতে পারে, ম্যাডাম তো অ্যাডমিন, গ্রুপটা আমি তো আমি করিয়েছিলাম বাট ম্যাডাম तो एडमिन नीचे। तो मैंने कुणाल को फोन किया, कुणाल बोला हाँ सर कोई बंदा ये इसको चेंज कर दिया। मैंने बोला ये कैसा क्या हो सकता है? उसके बाद मुझे दिमाग में आया ये ग्रुप अगर आप लोगों को याद है मैंने क्रिएट नहीं किया था, कोई एक बंदा सरफराज ये किया था।
मैंने बहुत बार कोशिश किया, ग्रुप का सेटिंग में ऐसा करके रखा है, ऑफलाइन होता तो मैं कर लेता, वो ग्रुप का सेटिंग में एडमिन करके मुझको एडमिन कर दिया, तो नेचुरली ज्वाइन हुआ। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सब एडमिन को कैंसिल कर दिया और सिर्फ टीचर एडमिन है। क्या प्रॉब्लम हुआ, सरफराज को मैं कैंसिल नहीं कर सका, सरफराज को मैं डिलीट भी नहीं कर सकता, मतलब डिलीट मतलब एडमिन से आउट नहीं कर सकता, ऐसा तरीके से ग्रुप फॉर्म किया। उस टाइम मेरे दिमाग में पता चला ना, सरफराज का केस नहीं, उससे पहले भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, मुझे सर ये ग्रुप में रहना है, उसमें रहना है, तब हम लोगों को पता चला जे मुझे दूसरी तरीके से खेलना पड़ेगा। वो मैंने खेल लिया है। इस बार सेमेस्टर 1-2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोगों का जूनियर जो बैच चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका एक ही कारण प्रॉब्लम ना होने का, एक ही कारण है, ग्रुप मैंने क्रिएट किया था। तो ये एक को इसको बोलते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म। दैट इज द ओनली ग्रुप, जब हम लोग सब स्टूडेंट भी जहां पर मैसेज कर सकता था, ओनली ग्रुप जहां पर एक स्टूडेंट उल्टा पुल्टा नहीं लिखता था, दैट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। आप लोग जानते हैं, एक बार उल्टा पुल्टा आप लोग करेंगे तो एएस आपका हाल क्या करेगा, दैट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। ये जो डांट आप लोगों को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल मैकेनिज्म। बार बार बोल रहा हूं, तो एक कॉलेज का चलाने के लिए, डिपार्टमेंट को चलाने के लिए सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं होता है। आज इसके पहले भी तो सर पढ़ता था ना, जिंदगी में पहली बार स्टूडेंट पढ़ रहा है, नो, इसके पहले भी पढ़ता था। लेकिन आज एक डिपार्टमेंट एक कोइंसाइड, एक फैमिली की तरह चलता है हम लोगों का डिपार्टमेंट पूरा कंट्रोल अपने स्टूडेंट के ऊपर रख सकता है, दैट इज ड्यू टू कंट्रोल मैकेनिज्म। जो डिपार्टमेंट में ज्यादा कंट्रोल है वो डिपार्टमेंट ओवर द पीरियड सक्सेस पाएगा ही पाएगा। कलकत्ता का किसी कॉलेज हम लोगों को जैसा क्लास नहीं परसेंटेज दिखा सकेगा, गारंटेड, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। और जितना बड़ा हो, एक्सेल सेंट जेवियर्स का उल्टा दूसरा कारण है, सेंट जेवियर्स कितना, कौन सा लेवल का स्टूडेंट को लेता है, 95% बिलो सेंट जेवियर्स में कोई नहीं आता है, सब बड़ा बड़ा घर का फैमिली का स्टूडेंट, लड़का लोग लड़की लोग आता था। तो वहां पर जो पॉसिबल है, हम लोगों का यहां पर थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे बहुत कर चुके हैं। एक जमाना था जब ऑनर्स जनरल मिन के भी 2-3 स्टूडेंट भी नहीं होता था, और आज सिर्फ ऑनर्स का ही लास्ट सेमेस्टर 2 में आज भी मुझे वो दिन याद आता है, मार्च 12-13 जब लास्ट क्लास हुआ था फ्राइडे, आप लोगों का अटेंडेंस था 61। दैट इज अ कंट्रोल मैकेनिज्म। फैमिली में अगर कंट्रोल नहीं है, आपका जिंदगी में कंट्रोल नहीं है, एरर तो होगा ही होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो कंट्रोल अच्छा इंप्लीमेंट करेगा, कंट्रोल तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करना नहीं आता है। तो डिजाइनिंग इंप्लीमेंट तो कर दिया था, उसका कैरी ऑन भी तो इंपॉर्टेंट है। कैरी ऑन चल रहा है, जो जो हेड हो रहा है वो कैरी ऑन कर रहा है। तो डिपार्टमेंट चलता है उसका कंट्रोल मैकेनिज्म से, जिसका कंट्रोल जितना तगड़ा है वो अच्छा चलाएगा, मतलब उसमें रिस्क कम होगा। तो ऑडिटर अगर हम लोगों का ही ऑडिट करते, फिनेंशियल ऑडिट नहीं एकेडमिक ऑडिट करते, उसका ऑडिट भी होता है, यस। ऑडिट का मतलब बेसिकली तो ओपिनियन देना, फिनेंशियल ऑडिट मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिट ओपिनियन देना, एकेडमिक ऑडिट मतलब डिपार्टमेंट का जो एकेडमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर ओपिनियन देना। तो इसके ऊपर जो ओपिनियन देता है उसका ऊपर तो ओपिनियन तो एनीबॉडी एक्सपर्ट लोग तो ओपिनियन दे ही सकता है। तो ये ओपिनियन देगा तो बोलेगा हाई स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मैकेनिज्म, बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता है डिपार्टमेंट का। कितना उल्टा पुल्टा दिया है, जितना हद तक है हम लोगों ने वो सॉल्व करके रखा था। किसी ने अकाउंट कॉस्टिंग का जगह क्या दे दिया है, क्या बोले, इकोनॉमिक्स दे दिया है ना, इकोनॉमिक्स की जगह कॉस्टिंग। कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग था इसलिए बच गए, नहीं तो पूरा बर्बाद होते। दैट इज द कंट्रोल मैकेनिज्म। तो कंट्रोल मैकेनिज्म, दैट इज द इंपॉर्टेंस इन द बिजनेस। क्लियर और नॉट? यस सर। समझ में आया?
यस सर। आज को तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड एंड एरर क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉड एंड एरर। फ्रॉड इज मैंने क्या बोला था? मेटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। यस और नो बेटा? यस सर। तो चलिए, फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट, जानबूझ के घटना, बाय वन और मोर पीपल, एक और ज्यादा व्यक्ति मिलके, मैनेजमेंट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस, एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी, टू गेन अनजस्ट और इलीगल। अनजस्ट मतलब जो जस्टिफाइड नहीं है, उसका नाम एक साथ क्या है? अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। तो इंटेंशनल एक्टिविटी दैट इज कॉल्यूशन ऑफ द मोर देन वन पीपल टू गेन unjust or illegal advantages. Means of frauds are, means मतलब नहीं, means मतलब टेक्निक्स। ये means का मतलब नहीं होता है। टेक्निक्स ऑफ फ्रॉड 3 आइटम है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, एसेट को मिस अप्रोप्रिएट करो, मतलब कंपनी का सॉफ्टवेयर आप घर में लेके चला गया, कंपनी ने लैपटॉप किया, अब आपको बच्चे को दे दिया है, कंपनी ने एंटीवायरस लगा के रखा है। ये और एक जगह कंट्रोल बोलूंगा, एंटीवायरस ने कंपनी ने सीडी बना के रखा है, एंटीवायरस का 10 सीडी खरीद के रखा है। आपने क्या किया? एक सीडी लेके अपने घर में एंटीवायरस अपलोड कर दिया घर का कंप्यूटर के लिए। कंट्रोल मैकेनिज्म रहता तो ये चाबी आपके पास नहीं रहता, ये चाबी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास रहता। दैट इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो आप लोग देखे फैक्ट्री में जब लोग काम करता है, वो बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो होता है वहां पर ड्रेस देता है। ये सर नो? यस सर। उसका एक कारण है, आप कोई पॉकेट में कुछ लेके नहीं जा सकते, उसमें पॉकेट नहीं रहता है। That is misappropriation of assets. Misappropriation of cash, मतलब कैश आप चोरी नहीं कर सकते, इसलिए आज का कैश कल ही डिपॉजिट करना पड़ता है। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, गलत उल्टा पुल्टा रिपोर्ट करना फाइनेंशियली। एरर्स इज एन इंटेंशनल मिस्टेक्स, unintentional mistakes in the financial statement and books of records. Examples of errors are errors, clerical error in recording the data, mistake in application of accounting policy, clerical errors in recording data. I think आप लोगों को rectification of errors सब पता है। Mistake in the application of accounting policy, accounting policy में आपने गलती से mistake किया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हो कोई फैक्ट को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो, था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के दिखा रहे हो। रिपेयर एक्सपेंडिचर हेवी था, आपने उसको रिपेयर की जगह कैपिटलाइज कर दिया, तो ये है मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट। Distinguish between fraud and error. Error is an unintentional act of doing mistakes in financial statement and books of records. Fraud is an intentional act by one or more people to gain unjust or illegal advantage. Means मतलब उपाय कैसे होगा? Clerical error in recording data, mistakes in application of accounting policy, misappropriation of asset, fraudulent financial reporting. अब चाहे तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश भी लिख सकते हैं। इफेक्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज मिसस्टेटेड व्हिच मे बी मटेरियल और इमैटेरियल, लेकिन फ्रॉड में द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मटेरियल मिसस्टेटेड। फ्रॉड होगा तो मान के चलेंगे मटेरियल, आज हो सकता है छोटा लेकिन कल बहुत बड़ा हो जाएगा। लेवल्स, नॉर्मली एरर्स इन्वॉल्व होता है लोअर लेवल एम्प्लॉइज, लेकिन फ्रॉड थोड़ा अपर लेवल में होता है, लोअर लेवल में कभी फ्रॉड नहीं हो सकता है।
ऑर्गेनाइजेशन का टॉप लेवल में फ्रॉड का इन्वॉल्वमेंट होता है। सत्यम का केस में जो वर्कर लोग था वो तो बेचारा जो बोला था वो किया है, मेन तो फ्रॉड किया था जो मैनेजमेंट में बैठा है वो लोग मिलके विथ ऑडिटर्स। ओके, फ्रॉडुलेंट मतलब मैंने लिख दिया है, फ्रॉडुलेंट का मतलब है डिसऑनेस्ट एंड इलीगल एंड मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, मतलब द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग, चोरी करना, दैट यू हैव बीन ट्रस्टेड टू टेक केयर ऑफ एंड यूज फॉर ओन बेनिफिट। मिसअप्रोप्रिएशन मतलब आपको कोई भरोसा करके कोई एसेट दिया है, आप उसको क्या किए, इस्तेमाल कर लिए। मतलब कोई लड़की अपना बॉयफ्रेंड दूसरे लड़की के पास छोड़ के गया है और वो लड़की क्या किया, उस बॉयफ्रेंड को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। स्टूडेंट बोलेगा सर नॉर्मली तो एग्जांपल उल्टा होता है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ के जाता है और दूसरा दोस्त, नालायक दोस्त, उसने क्या किया, उसको अपना गर्लफ्रेंड बना के शादी कर लिया। तो ये क्या है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप। तो एसेट नहीं है, रिलेशनशिप। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग, चोरी करना, दैट यू हैव बीन ट्रस्टेड, जो आपको भरोसा करके आपको दिया गया था दोस्त, वो ही आपने गद्दारी कर लिया। कुणाल, सर हमको लगा ही था आप मेरा नाम लेंगे सर, हम वेट कर रहे थे हम। एकदम सही पसंद है। दीपक तुम कुणाल के साथ मत रहना, टेक केयर एंड यूज योर ओन बेनिफिट, ठीक है। डिफॉल्केशन, डिफॉल्केशन मतलब पैसा चोरी करना। टेकिंग मनी और एसेट्स बाय समवन हु हैज रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट, मतलब ताज कैशियर है, ताज में क्या किया है, पॉकेट में लेके चला गया, सर मैं भूल गया क्या करूंगा, तो तब प्रॉब्लम कुछ सोच रहा था और गधा की तरह ताज को ही कैशियर बनाया, ताज पॉकेट में 10,000 रुपए लेके चला गया, मैं भूल गया। तो चलिए, मीन्स ऑफ डूइंग फ्रॉड, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कैसे फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकता है, सेल्स का फिगर था 4 लाख और आपने छोटा करके यार गलती से एक जीरो बढ़ गया, 40 लाख कर दिया। आप जानते हैं जितना सेल्स बढ़ाएंगे उतना ही इंसेंटिव आपको मिलेगा, सेल्स बढ़ाएंगे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो आपके पास इंसेंटिव भी ज्यादा आएगा। लेकिन सेल हुआ था 4 लाख, आपने यार गलती से 40 लाख कर दिया। तो फर्स्ट, मैनिपुलेशन ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, क्या बोला, मैनिपुलेशन ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। बी, इंटेंशनल ओमिशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जानबूझ के नहीं लिखा। केतन, देखा है यहां पर परचेज है बिजनेस का, वो लैपटॉप परचेज है, हमने रिकॉर्ड किया ही नहीं, जानबूझ के। इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, केतन का रेवेन्यू जितना प्रॉफिट होगा उसके पास 10% का कमीशन मिलेगा। केतन ने क्या किया, बुद्धि लगा के, बोलो तो केतन क्या कर सकते हो, एक बड़ा 4 लाख रुपए का रिपेयर एक्सपेंडिचर हुआ था, तो 4 लाख रिपेयर एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया है। जैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया है वैसे ही क्या होगा, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में डाल दिया है, और डिप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं हुआ, मान के चलते लास्ट दिन में हुआ था, पूरा पैसा आपका एक्सपेंसेस अब शो नहीं किया, आपका प्रॉफिट 4 लाख रुपया बढ़ गया, तो आपका कमीशन 4 लाख के ऊपर 10%, 40,000 आपका पॉकेट में। समझ में आया, इंटेंशनल मिसएप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आप जानबूझ के ऐसा किया है। क्लियर और नॉट? केतन, केतन है ना, नहीं है? सर, अच्छा बिजनेस बताया सर। और कोई दिमाग दिमाग में आप बहुत कुछ घूमेगा, बहुत बहुत चीज, कैसे कैसे कर सकता हूं सर। तो मैनिपुलेशन ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब ये बहुत बड़ा डेंजरस, आपने परचेस किया ही नहीं, रादर आपने परचेस किया नहीं, आपने वाउचर बना दिया, बोला हाँ परचेस हो गया है, वाउचर देखिए आपने फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स बनाया है। आप लोग होते हैं ना मेडिकल सर्टिफिकेट जब बोलते हैं इसका साइन उसमें लगा के पूरा कर देते हैं, आप लोग तो माहिर है,
तो दैट इज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने छेड़छाड़ी, तो आप क्या एरर कर रहे हैं ना फ्रॉड कर रहे हैं? फ्रॉड, फ्रॉड कर दैट रहे इज हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना चाहिए? जेल। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट मतलब आपने एक एसेट खरीदा है, एसेट खरीदने के बाद एसेट का रिसीप्ट भी आया है, आपने वो एसेट का रिसीप्ट चोरी कर लिया। इससे क्या फायदा हुआ? एसेट आप घर में लेके चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीप्ट। दूसरा भी हो सकता है आपने कैश सेल्स किया है, तो कैश सेल्स का जो रिसीप्ट आया है वो आपने कलेक्शन भी पॉकेट में लगा लिया, वो भी ले लिया है। स्टीलिंग फिजिकल एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी। फिजिकल एसेट मतलब लैपटॉप अपने घर में लेके चले जाके इस्तेमाल कर रहे हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने वो जो एंटीवायरस खरीदा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो घर में लेके चला गया। टैली का सॉफ्टवेयर कंपनी के पास है, वो टैली का सॉफ्टवेयर में आप लेके चला गया, अपने घर में बच्चे को पढ़ाएंगे। यूजिंग द एसेट ऑफ द एंटिटी फॉर द पर्सनल यूज, बहुत ज्यादा होता है। कार खरीदा है कंपनी के कारण के लिए, मैनेजर अपने पर्सनल के बीबी को और बीबी का बहन को घुमाने के लिए इस्तेमाल करता है। पेमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच इज आर नॉट रिसीव्ड बाय द एंटिटी। कोई सर्विस, मान लीजिए रिपेयरिंग सर्विस, कोई गुड्स परचेज, मान लीजिए कोई मटेरियल परचेज खरीदा है, लेकिन वो आपने रिसीव ही नहीं किया। परचेज तो कंपनी के नाम पे दिखा दिया, लेकिन रिसीव किया है मैनेजर अपने घर में। जो रिपेयर था 1 लाख रुपए का बिल, उसमें 5,000 बिल्डिंग का इधर उधर चुना मुना लगा के दिखा दिया, और बाकी 90,000 आपका फ्लैट पूरा रिपेयर कर लिया। तो ये क्या है? फ्रॉड ना एरर? फ्रॉड हुआ। अच्छा बोलो तो, हिंदी में एक कहावत है, इसका टोपी उसके सर, इसका मतलब क्या है? सर एक सर, लोग से इधर-उधर पैसा करना चुरा है के सर। दूसरे को दे देना सर। हम्म? एक से चुरा कर सर दूसरे को दे देना सर। हुआ नहीं, ठीक से बोलो। एक का गलती से दूसरे के ऊपर डाल देना। हम्म। सर दीपक बताएगा सर। दीपक बोलो। यहां पर भी मुझे केतन का ही जरूरत पड़ेगा। केतन एक कंपनी का कैशियर है, और केतन ने कुछ सीखा है और नहीं सीखा है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सीख गया है। केतन को लग रहा है ये 15 दिन में रिलायंस कंपनी का शेयर का भाव बहुत बढ़ेगा, ये केतन को लग रहा है, मन में आनंद हो रहा है। केतन ने क्या किया? वो कैशियर है, वो अकाउंट्स भी मेंटेन करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, छोटा कंपनी है, इतना बड़ा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं हो सकता है। उसने क्या किया? 20,000 1 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है। 1 लाख रुपए का कलेक्शन वो दिखाया ही नहीं, उसको रिसिप्ट दे दिया, जो पेमेंट किया डेटर्स दिया उसको रिसिप्ट तो दे दिया। 1 लाख रुपए वो पैसा रख दिया, वो अपना बैंक में जमा कर दिया। उसी दौरान वो पैसा बैंक में जैसे ही जमा हो रहा है, वो शेयर मार्केट में शेयर खरीद लिया। 15 दिन बाद वो 1 लाख रुपए रिलायंस कंपनी का शेयर, मान लीजिए उस 1 लाख रुपए 1,05,000 में हो गया, तो वो 1,05,000 में बेच के 1 लाख रुपया कंपनी पे फिर से पॉकेट में डाल दिया, और 5,000 अपने पॉकेट में रख दिया। तो क्या कर रहा है? 1 लाख रुपए का जो कलेक्शन वो अभी नहीं दिखा रहा है, दूसरे का कलेक्शन के साथ दिखा रहा है। इसका मतलब अभी लेके चला जा रहा है, बाद में दे रहा है। मतलब 1 लाख रुपए जो बैंक में रहना चाहिए वो अपना पर्सनल यूज कर रहा है। एक दूसरा, एक डेटर्स का कलेक्शन वो दूसरा डेटर्स के में दिखाएगा, दूसरा डेटर्स का कलेक्शन तीसरा डेटर्स में दिखाएगा। मतलब डेटर्स 1 में पैसा दिया और डेटर्स 1 में नहीं देगा। जैसे ही डेटर्स 2 पैसा देगा, वो डेटर्स 1 बोलेगा डेटर्स 1 ने पैसा दिया है। जैसे ही डेटर्स 3 पैसा देगा, वो बोलेगा डेटर्स 2 में पैसा दिया है। तो ऐसे ही एक पैसा ऑलवेज बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं रहेगा, उसको पर्सनल में वो काम में लगा सकता है। तो ये एक प्रकार का तो फ्रॉड ही हुआ है। इसका नाम है टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग। देखो,
cash collection from a customer is not recorded immediately, rather recorded after a few months but before the end of the year ending, and utilize the money for the personal purpose, that is stemming and lending. During the year उसका जो पैसा का काम वो काम चला जाएगा ठीक इस प्रोसेस से, उसके बाद ईयर एंड के पहले पैसा दे देगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये पहला एक चोरी। दूसरा, कैश रिसीव लाइक सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, ये सबसे ज्यादा होता है। स्क्रैप बेच के, ओल्ड न्यूज़पेपर बेच के जो पैसा आज तक किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं देखा गया है, तो सर हम लोग एंजॉय कर लेंगे। कैश सेल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, 5,000 6,000 का जो कैश सेल्स है रिकॉर्ड ही नहीं किया, टीमिंग लेडिंग, ये सब फ्रॉड है। स्टॉक डिफॉल्केशन, आप बोलेंगे यूज ऑफ स्टॉक फॉर पर्सनल यूज, क्या करेंगे आप स्टॉक को पर्सनल यूज बोल के लेके चला जाएंगे, और सर लेकिन मेरा तो स्टॉक का भाव कम जाएगा, मैं क्या बोलूंगा ऑब्सोलीट आइटम बोल के स्टॉक रिटर्न ऑफ कर दूंगा, हो गया, स्टॉक का वैल्यू भी घट गया। ये सब बुद्धि लगा के आप कर ही सकते हैं। तो ये सब जो मैंने आपको दिखाया है ये सब क्या है, ऑल आर द मीन्स ऑफ द फ्रॉड। क्वेश्चन में आता है व्हाट आर द मीन्स ऑफ डूइंग फ्रॉड, क्लियर और नॉट? Fraudulent financial reporting, misappropriation of asset, misapplication of cash, and stock defalcation. Very, very important. Done? Yes, sir. चलिए, responsibility of auditor about the fraud and error. That is the important one. Auditor का responsibility क्या है? The responsibility auditor of the about the misstatement of the financial statement due to fraud and error can be discussed as follows. कैसे? Legal decision, ये दो केस लॉ आपको पढ़ना पड़ेगा। लंदन एंड जनरल बैंक जहां पर केस हुआ है ऑडिटर के ऊपर, एंड किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी केस, दो केस, लंदन एंड जनरल बैंक केस एंड किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी केस। आई रिपीट, लंदन एंड जनरल बैंक केस एंड किंगस्टन कॉटन मिल केस। ऑडिटर का एट ऑल कोई जिम्मेदारी है फ्रॉड और एरर? देखिए, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। कभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर का नहीं है, लेकिन तब भी ड्यूरिंग द कोर्स अगर ऑडिटर को अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है तो उसका क्लैरिफिकेशन और उसका डिटेक्शन ऑडिटर के जिम्मेदारी में आता है। तो लंदन एंड जनरल बैंक केस में क्या बोला है? ऑडिटर इज नॉट द इंश्योरर who can guarantee the correctness of the books of accounts, but he should exercise reasonable care and skill in conduct the audit. ऑडिटर कभी भी इंश्योरर नहीं है जो गारंटी नहीं दे सकता है एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओ बिकॉज बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना उसका जिम्मेदारी भी नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना उसका जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदारी किसका है? जिम्मेदारी मैनेजमेंट का है। लेकिन ये ऑडिट करने के टाइम उसका रीजनेबल केयर एंड स्किल वो क्या लगाएगा। किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी केस ने क्या बोला है? ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, इज नॉट अ ब्लड हाउंड। व्हाट इज अ वॉचडॉग? वो अगर सस्पिशियस, बिकॉज स्पेक्टिकल बोला था ना, स्केप्टिकल मतलब क्या था? अगर उसको डाउट होता है तब वो घोघो करेगा वो, बट when they see something suspicious वो तभी चिल्लाएगा अगर उसको डाउट हो तो, अदरवाइज वो नहीं चिल्लाएगा। नॉट अ ब्लड हुंड। ब्लड हुंड कौन सा कुत्ता है? जो ऑलवेज स्निफर डॉग्स, कुछ सूखता है कहीं पर, इधर उधर कुछ ना कुछ है। मतलब नॉर्मल डॉग क्या होता है? अगर डाउट है तब चिल्लाएगा, और ब्लड हुंड स्निफर डॉग्स, स्निफर्स का क्या काम है? उसको अगर लेके जाते हो तो सारा जगह सूखता रहेगा। ऑडिटर ऐसा कुत्ता नहीं है। ऑडिटर का नेचर है वॉचडॉग। इसका मतलब ये नहीं है ऑडिटर इज कुत्ता।
नॉट ऑल, ऑडिटर का नेचर है वॉचडॉग की तरह। ये हम लोगों ने नहीं बोला है, किंगस्टन कॉटन मिल का जज ने बोला है। It implies he should exercise reasonable care concerning the possibility of fraud and error, but not more than that. तो अगर उसको तो वो दिमाग में रहेगा यहां पर पॉसिबिलिटी हो सकता है फ्रॉड एंड एरर, ऐसे दिमाग में रख के वो अपना ऑडिट प्लान प्रोग्राम डिजाइन करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो सब जगह में उस फ्रॉड खोजता फिरेगा, नो। तो दैट इज अ लीगल डिसीजन एज पर professional pronouncement, standard of auditing. As per SA 200, the management is responsible to detect and prevent fraud and error and preparation of financial statement. However, SA 240, कितना SA पढ़े अब तक? 2, SA 200 and SA 240. SA 240 का नाम auditors responsibility to the fraud in an audit of financial statement are as follows. The auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence to obtain reasonable assurance that financial statement is free from material statement due to fraud and error. तो ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। ऑडिटर शुड मेंटेन द एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, questioning in mind and always alert from the indication, that is a signal which can arise the doubt. तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बारे में थोड़ा मैंने लिख दिया है, क्या? The auditor shall plan and perform the audit with a professional skepticism, always alert that there may be some possibility of potential material misstatement. Signal क्या क्या होगा? Signals, possibility मतलब signals. Contradictory audit evidence, आप जो एविडेंस, अकाउंटेंट जो एविडेंस दे रहा है और आपको बाहर से जो एविडेंस मिल रहा है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। लेस रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड ऑडिट एविडेंस, मतलब आपको जो एविडेंस मिल रहा है वहां पर देख रहे हैं बहुत ज्यादा करेक्शन हुआ है, मतलब लेस रिलायबल है। सिचुएशन इंडिकेटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, आप देख रहे हैं जो बंदा रिकॉर्ड करता है वही कैश मेंटेन करता है, इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो जैसे ही ये सिचुएशन आएगा तो ऑडिटर को अलर्ट होना चाहिए और ऑडिटर को एंटेना को ये सिग्नल कैच करना चाहिए, ऑडिटर को शार्प एंटेना होना चाहिए, सो दैट वो फ्रॉड का जो सिग्नल वो इमीडिएट कैच करके उसका ऑडिट का प्लान प्रोग्राम, दैट इज नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर वो अकॉर्डिंगली चेंज कर सके। दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस to obtain the reasonable assurance that the financial statement is free from material misstatement due to fraud and error. B, the auditor should maintain the attitude of professional skepticism. C, auditor should use professional skill and care for the assessment of audit risk and determining nature and timing and extent of audit procedure. The auditor should exercise, or the auditor should recognize the possibility that material misstatement due to fraud and error. Auditor को ये दिमाग में रहना पड़ेगा that there may be a possibility that due to fraud there is a material misstatement. The auditor should accept the record and information explanation are correct, reliable unless there is a doubtful situation are present. अगर कोई डाउट, शंका नहीं पैदा होता है तो ऑलवेज याद रखना जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑडिटर को दिया गया है आर करेक्ट एंड रिलायबल एंड जेन्युइन। द ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट फर्दर इफ द कंडीशन सिचुएशन एग्जिस्ट दैट कॉज टू बिलीव, जो कारण घटाता है ऑडिटर के मन में, दैट कॉज टू बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड इज नॉट ऑथेंटिक और have been modified। अगर आपको कहीं पर इंडिकेशन लग रहा है ये जो एविडेंस दिया है वो जेन्युइन नहीं है, रिलायबल नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, और ये जो ऑडिट एविडेंस दिया है यहाँ पर कोई छेड़छाड़ी किया गया है, मॉडिफाइड है,
तो ये क्या होगा, ऑडिटर अपना इन्वेस्टिगेट करेगा, अदरवाइज नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन है तभी उसको शुरू करेगा, तब वो वॉचडॉग का काम निभाएगा। वो उसका काम ब्लड होल्ड नहीं है वॉचडॉग, जहां पर उसको डाउट लगेगा तभी वो भो करना शुरू करेगा, वर्किंग करना शुरू करेगा। The auditor shall investigate the inconsistency where the responses to inquiries of management or those charge of governance are inconsistent. मतलब जो ऑडिटर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, जैसे ऑडिट एविडेंस कॉन्ट्रडिक्टरी होने से आपको डाउट, मॉडिफाइड होने से आपको जेन्युइननेस होने से, ऑथेंटिक ना लगने से आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, वैसे ही कोई इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आप 2% से पूछिए। दो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड बोलते हैं मतलब आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। When the auditor identify the possibility of fraud, he should modify the audit procedure. He should modify the audit procedure. If the auditor has identified for fraud or indication of fraud, the auditor should communicate to those charged with governance and if required as per law to the government. अगर आपको कोई फ्रॉड पता चले, आप जो मैनेजमेंट को तो इन्फॉर्म करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करेंगे, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, बताऊंगा। The auditor may give a qualified report or disclaimer of opinion if he is unable to perform the audit due to fraud. इतना फ्रॉड के कारण के लिए आपको अगर लग रहा है फ्रॉड है और अगर आप कंफर्म है फ्रॉड, तो आप रिपोर्ट को क्वालिफाई करेंगे अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। लेकिन इतना बड़ा फ्रॉड है, आपको लग रहा है मुझे आपके लिए ऑडिट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो आप रिपोर्ट देंगे। कौन सा रिपोर्ट? मॉडिफाइड रिपोर्ट नहीं, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिटर इशू करेगा। तो दैट आर द किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिटर का जिम्मेदारी। तो लीगल प्रोविजन हुआ, लीगल डिसीजंस हुआ केस लॉ के बेसिस में, प्रोफेशनल प्रोनाउंसमेंट में हुआ, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में, एंड लास्ट पार्ट है स्टैट्यूटरी प्रोविजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक में तो होगा ही नहीं। अंडर सेक्शन 143(12) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अभी आप लोगों को अगर सेक्शन याद नहीं आता है तो आप लिखिए, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट about a fraud identifies during his audit involving more than 100 lakhs within the prescribed time limit. इसका मतलब as per Companies Act 2013, if auditor identifies any fraud during the course of audit, he should intimate to the central government. तो इसको लिख सकते हो, the auditor should intimate a central government within that specified time limit, about the fraud involving an amount of more than rupees 200
more than rupees 100 lakhs. Which the auditor has identified during the course of, but during the conduct of audit, during the conducting of audit, during the conduct of audit as per under section 140(g)(12) of Companies Act 2013. However, fraud involved lesser amount, report the matter to the audit committee or board, company का board, within the prescribed time limit. Okay? तो अगर 100 लाख से ऊपर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, अगर 100 लाख से नीचे है तो क्या करना पड़ेगा, आप ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड को विद इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम लिमिट आप इन्फॉर्म कीजिए। फिर से दोहरा रहा हूं, अगर मोर देन 100 लाख से तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कीजिए, अगर लेस देन 100 लाख से तो ऑडिट कमिटी एंड बोर्ड को इन्फॉर्म कीजिए। मतलब 100 लाख से ऊपर होगा तो बोर्ड एंड ऑडिट कमिटी के तो करेंगे ही, एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को करेंगे, लेकिन 100 लाख से बिलो होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, 1 करोड़ से बिलो होगा तो। ठीक है, मतलब फ्रॉड का अमाउंट क्लियर और नॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। तो व्हाट इज क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर्स रिगार्डिंग फ्रॉड एंड एरर, तब आपको ये 3 जगह एरिया फोकस करना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का प्रोविजन एंड लीगल डिसीजन। ऑन ऑलवेज जब स्टैंडर्ड लिखोगे ये बात ऑलवेज मेंशन करना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एज पर एस 240 इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड एंड एरर, ये ऑडिटर का जिम्मेदारी नहीं है। तब भी एसए 240 में कुछ एरिया में ऑडिटर का जिम्मेदारी बोला गया है जो डिस्क्राइब किया है हम लोग। डन सर, 100 लाख से ऊपर होगा तो सिर्फ वो गवर्नमेंट को करेगा? यस, ऑडिट कमेटी को तो करेगा ही। ये ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? कंपनीज एक्ट, आप तो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तब तो जानते ही है, आपका कंपनीज एक्ट पूरा ही कंपनीज अकाउंट्स के लिए एप्लीकेबल है, मतलब कंपनी के लिए। डन? यस सर। यस सर। तो हम लोगों ने आज का क्लास में क्या सीखा बेटा? एक इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिट, दूसरा बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट एंड तीसरा फ्रॉड एंड एरर का मतलब, उसका डिफरेंस एंड ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? यस सर। चलो जी।